यहाँ अगर हम एक साइक्लोहेक्सेन को देखें या इसको प्लेन ऑफ पेपर पर इसे लिखें तो साइक्लोहेक्सेन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब कि यह एक प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसमें सारे एंगल 120 डिग्री होंगे और हाइब्रिडाइजेशन सभी कार्बन का क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे सारे। तो इसमें एंगल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन, सारे टॉर्शनल स्ट्रेन भी होगा और इसके अंदर एंगल स्ट्रेन भी होगा, जो कि कॉन्ट्ररी है टू द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंबशन डाटा। इसका जो कंबशन डाटा दिखाता है कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें एंगल स्ट्रेन जीरो होता है। तो अगर इसमें एंगल स्ट्रेन जीरो है तो इसका मतलब जो साइक्लोहेक्सेन है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता। इट मींस साइक्लोहेक्सेन रिंग कैन नॉट बी अ प्लेनर। तो फिर ये साइक्लोहेक्सेन किस, जो साइक्लोहेक्सेन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक दैट इज नोन एज द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो चलते हैं कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन देखते हैं। हम इस टॉपिक में, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कौन कौन से वेरियस पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन के बन सकते हैं। यहाँ हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन होंगे, वो होगा एक चेयर फॉर्म होगा और बोट कॉन्फॉर्मेशन होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है चेयर कॉन्फॉर्मेशन। पहले इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो साइक्लोहेक्सेन को हम प्लेनर नहीं मान रहे हैं, हम इसको एक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं मान रहे, तो ये क्या हो गया, ये मल्टी प्लेनर है, या हम इसे कहते हैं पकड़ रिंग भी कहते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन इज इन द फॉर्म ऑफ अ पकड़ रिंग। तो यहाँ देखते हैं, देखो पकड़ रिंग क्यों है, बिकॉज इसका जो फर्स्ट कार्बन है, देखो प्लेनर में तो हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, बट इट इज नॉट अ प्लेनर, इट इज अ पकड़ रिंग। तो इसमें जो कार्बन नंबर 1 है, इसको देखो आप, तो कार्बन नंबर 1 है वो कार्बन नंबर 2 3 5 और 6 प्लेन से जस्ट ऊपर है और कार्बन नंबर 4 वो नीचे की साइड है। तो ये किस तरीके से बना हुआ है, कुछ एक चेयर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। तो अगर इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम देखें तो वो हमारे को कुछ इस तरीके से नजर आएगा। चलो अब देखते हैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से बना हुआ है। सपोज मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से व्यू कर रहा हूं, तो अगर मैं यहां से इसको व्यू करता हूं तो कार्बन नंबर 1 मेरे सामने कुछ यहाँ पर ये होगा, तो इसको कार्बन नंबर 1 ये होगा। फिर ये आ गया कार्बन नंबर 2, तो ये जो डॉट है दैट इज कार्बन नंबर 2। फिर इस 2 के जस्ट पीछे, क्योंकि अगर हम इसको यहां से देखेंगे तो 2 के पीछे कौन चला जाएगा, थर्ड कार्बन, तो दैट इज द सर्कल, वो तीसरा कार्बन हो जाएगा, थर्ड कार्बन हो जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज दिस, जो नीचे आ गया है ये वाला। उसके बाद दिस विल बी द फिफ्थ एंड देन दिस डॉट इज द सिक्स्थ। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन इसका रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक चेयर साइक्लोहेक्सेन का। नाउ इसमें देखते हैं कि क्या सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही होते हैं। अगर अब इन हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन की बात करें तो सारे 12 हाइड्रोजन एक जैसे पोजीशन में नहीं होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं, लेट्स सी। अगर हम एक कोई एक्सिस इस पे से पास ऑन करें, अगर यहाँ से कोई एक एक्सिस हमसे बिल्कुल सेंटर में से, इस मॉलिक्यूल के सेंटर में से पास करते हैं, तो जो एक्सिस के साथ हैं, जितने भी हाइड्रोजन एक्सिस के साथ हैं उनको हम कहते हैं एक्सियल हाइड्रोजन्स, और बाकी जो बच के जो 6 हाइड्रोजन्स हैं जो इक्वेटोरियल पोजीशन में है, हम उनको कहते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। तो हमारे पास कुल मिलाकर 6 एक्सियल हाइड्रोजन होंगे, 6 एक्सियल हाइड्रोजन and 6 will be the equatorial hydrogen in cyclohexane. Now why this cyclohexane is more stable? सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है चेयर कॉन्फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन का, वो क्यों स्टेबल होता है, लाओ अब इसमें हम देखते हैं कि क्यों ये स्टेबल है। पहली बात कि यहाँ पर अगर हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखेंगे तो जितने भी कार्बन हैं, जितने भी यहाँ पर कार्बन है, उन जिस जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो सभी स्टैगर्ड पोजीशन के अंदर है। यहाँ पर जो एडजेसेंट कार्बन्स हैं और जो हाइड्रोजन उसमें लगे हैं वो किस में पोजीशन में है, वो स्टैगर्ड पोजीशन में है। अगर ये स्टैगर्ड पोजीशन में है तो इसका मतलब यहाँ जो टॉर्शनल स्ट्रेन या वान डेर वाल फोर्स ऑफ रिपल्शन, एटम्स के बीच में जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकता था, वो इसके अंदर नहीं होगा।
और यहाँ पर सारे बॉन्ड एंगल वो सभी टेट्राहेड्रल होते हैं और उसके साथ ये बिल्कुल स्ट्रेन फ्री स्ट्रक्चर हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इस स्ट्रक्चर की यानी चेयर फॉर्म की एनर्जी मिनिमम होगी और ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई टॉर्शनल स्ट्रेन, यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस, किसी भी तरह का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है और कोई भी डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन नहीं है बिटवीन द नॉन बॉन्डेड एटम्स। तो इसकी एनर्जी सबसे मिनिमम हो जाती है और ये सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, कॉन्फॉर्मेशन माना जाता है साइक्लोहेक्सेन का। तो चेयर कॉन्फॉर्मेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द पेपर? हम इसको इस तरीके से चेयर कॉन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसका दूसरा कॉन्फॉर्मेशन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और उसको हम कहते हैं बोट कॉन्फॉर्मेशन। दिस इज द बोट कॉन्फॉर्मेशन। अब यहां देखो, बोट कॉन्फॉर्मेशन और चेयर कॉन्फॉर्मेशन में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? वहां जो कार्बन नंबर 1 ऊपर था और कार्बन नंबर 4 नीचे की पोजीशन में था। अगर हम इस कार्बन नंबर 4 को, जैसे अगर हम इसको वापस देखते हैं, इस कार्बन नंबर 4 को अगर हम ऊपर की तरफ खींच के ले आए तो क्या होगा? ये हमारा बोट कॉन्फॉर्मेशन बन जाएगा। तो अब यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 4 है वो एक दूसरे के पीछे चले जाएंगे। यानी अगर मैं इसको यहाँ से वॉच करूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखता हूं तो कार्बन 1 के पीछे जस्ट इक्लिप्स फॉर्म के अंदर कार्बन नंबर 4 आ जाएगा और सारे 2 के पीछे 3 और 6 के पीछे 5 वहां पर हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की कि अब यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म खत्म हो गया। जो बोट के अंदर था, जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर था जहां पर हम स्टैगर्ड मिला हुआ है, बोट कॉन्फॉर्मेशन के अंदर वी फाउंड दैट इट इज इन द इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो अगर ये इक्लिप्स फॉर्म में होगा तो यहाँ सबसे ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगा। एनर्जी है तो वहां पर क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगी ड्यू टू द कंसिडरेबल टॉर्शनल स्ट्रेन। यहाँ पर इसकी एनर्जी दैट विल बी इंक्रीजेस। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम देखते हैं, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 को यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ ये जो दो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इनको हम कहते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स। ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन, इसके वजह से these are very close enough, तो ये बहुत एक दूसरे के पास आने से क्या होता है, यहाँ पर जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट स्टार्ट्स। तो वहां पर जब वंडरवॉल फोर्स ऑफ रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म हो जाएगा बोट कॉन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना लग जाएंगे। और साथ के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इक्लिप्स फॉर्म के अंदर है तो टॉर्शनल स्ट्रेन भी इसके अंदर मैक्सिमम मिलेगा। और साथ के साथ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे जो दो हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं जिसे हम फ्लैगपोल हाइड्रोजन कह रहे हैं, उसकी वजह से ये बोट कॉन्फॉर्मेशन की एनर्जी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल फॉर्म में हो जाता है। अगर रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो ओनली 1 in about 1000 molecules that exist in the boat conformation at a room temperature। तो ये बहुत कम मिलता है। 1000 अगर मॉलिक्यूल हमारे पास चेयर कॉन्फॉर्मेशन के हैं तो वहां हमें केवल एक मिलेगा जो बोट कॉन्फॉर्मेशन में मिलेगा। और क्यों ये इतना अनस्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो काफी ज्यादा हो जाता है। साथ के साथ जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है इसकी अनस्टेबिलिटी के लिए। थर्ड कॉन्फॉर्मेशन दैट इज ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन। तो ट्विस्ट बोट कैसे बना हुआ है? यहाँ पर अगर हम कार्बन नंबर 2 और 3 एंड 5 और 6 को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो वी गेट दिस ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ जैसे ही हमने इसको ट्विस्ट किया, उस ट्विस्ट से क्या होगा, जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स होंगे वो उनका जो अब डिस्टेंस है, जो पहले बहुत एक दूसरे के नजदीक थे, अब वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के दूर चले जाएंगे। यहाँ पर ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स थे किसके अंदर, बोट के अंदर, यहाँ पर देखें हम तो यहाँ जो डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में
वो बहुत ही कम था, जिसकी वजह से जो इंट्रैक्शन था, रिपल्सिव इंट्रैक्शन था, वो इन दोनों में ज्यादा था। लेकिन जैसे ही हमने इनको ट्विस्ट किया, अगर हम कार्बन नंबर 2, 3 को एक पकड़ते हैं और 5 और 6 को अगर हम ट्विस्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉन्फॉर्मेशन मिलेगा साइक्लोहेक्सेन का, वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। और जैसे ही हमने इसको ट्विस्ट किया, तो कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोजन था फ्लैग पोल हाइड्रोजन, और कार्बन नंबर 4 का जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन था, अब उनका जो डिस्टेंस है वो काफी बढ़ जाता है, वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनके बीच में जो पहले रिपल्सिव इंट्रैक्शन था वो अब और कम हो जाता है। अगर ये कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ट्विस्ट बोट की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, और हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्विस्ट बोट है दैट इज लिटिल बिट स्टेबल देन द बोट कॉन्फॉर्मेशन, यानी ट्विस्ट बोट थोड़ा सा स्टेबल है एज कंपेयर टू द बोट कॉन्फॉर्मेशन। एंड द लास्ट कॉन्फॉर्मेशन इज द हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन, और हम इसको मानते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कहीं बनता होगा। और लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें बहुत सारा एंगल स्ट्रेन देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारा एंगल स्ट्रेन इज देयर, तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलेगा, एंगल स्ट्रेन यहाँ पर मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर टॉर्शनल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये 4 कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास होता है एक चेयर कॉन्फॉर्मेशन, दूसरा बोट कॉन्फॉर्मेशन, देन ट्विस्ट बोट, एंड द लास्ट वन इज द हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल है वो है हाफ चेयर, क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, साथ के साथ टॉर्शनल स्ट्रेन भी इसके अंदर बहुत ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन इज highly unstable. Now let's discuss the energy profile diagram of the conformation of cyclohexane. यहाँ देखो, यहाँ सबसे जो मिनिमम एनर्जी पे है वो कौन सा है, वो है चेयर फॉर्म, और दूसरा होता है एक बोट फॉर्म। लेकिन बोट और ट्विस्ट बोट के अंदर देयर इज अ लिटिल बिट एनर्जी डिफरेंस। तो हमने यहाँ भी ऊपर देखा था कि जो बोट कॉन्फॉर्मेशन था और ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन, उसमें ट्विस्ट बोट थोड़ा सा स्टेबल था एज कंपेयर टू बोट। बोट के अंदर क्या था, वहां जो इंटरेक्शन था फ्लैग पोल हाइड्रोजन की वजह से, उसकी वजह से वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया। जबकि अगर हम उसको बोट को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से जो कॉन्फॉर्मेशन बना था वो कौन सा बना था, दैट वाज द ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन। तो दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस होगी दैट विल बी 5.4 किलो जूल, यानी जो बोट और ट्विस्ट बोट है वो एक दूसरे की एनर्जी लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं रखते, बट अगर हम उसकी स्टेबिलिटी देखें तो ट्विस्ट बोट थोड़ा सा स्टेबल है एज कंपेयर टू द बोट। और वो किसकी वजह से, क्योंकि अब ट्विस्ट बोट में जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। सो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस दैट इज 5.4 किलो जूल पर मोल बिटवीन द ट्विस्ट बोट एंड द बोट। एंड द मैक्सिमम अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो है हाफ चेयर। हाफ चेयर के अंदर जो एंगल स्ट्रेन है, टॉर्शनल स्ट्रेन है, वो मैक्सिमम होता है। तो अगर हम उन एनर्जी डिफरेंस को देखें चेयर और हाफ चेयर के अंदर, तो वो हमें मिलती है करीब 46 किलो जूल पर मोल। और ट्विस्ट बोट और चेयर के बीच में अगर एनर्जी डिफरेंस देखें तो दैट विल अराउंड 23.4 किलो जूल पर मोल। और बोट एंड द चेयर फॉर्म, उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट इज अराउंड 28.8 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है या हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, और चेयर कॉन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। तो लेट्स सी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका क्या होगा, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे जो नीचे लेवल पे है, सबसे मिनिमम एनर्जी पे, वो कौन सा है, वी हैव द चेयर। उसके बाद सबसे अगर थोड़ा सा एनर्जी के ऊपर चले हैं तो हमारे को कौन मिलता है, वो है ट्विस्ट बोट। तो यहाँ हमारे को ट्विस्ट बोट मिलता है। तो ट्विस्ट बोट उससे थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। उसके बाद है बोट, एंड द लास्ट इज द हाफ चेयर। तो हाफ चेयर सबसे ज्यादा अनस्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और चेयर फॉर्म है सबसे ज्यादा
stable conformation of cyclohexane. So these are the 4 different conformation of cyclohexane, that is chair, twist boat, and the half chair conformations.